टर्की में वर्स्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आज की डेट में। इनफैक्ट यूके ने तो गाइडलाइन इशू कर रखी है, भैया टर्की मत जाओ ट्रांसप्लांट कराने। कम से कम 20-25 लोग मर गए वहां जाके ट्रांसप्लांट कराने। कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज बहुत फेमस नहीं थी और लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि सलमान खान या दूसरे जो लोग थे बाहर जा जाके ट्रांसप्लांट करवाया करते थे। तो जो स्ट्रगल आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से क्या जर्नी रही? देखिए 2010 में मैंने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था। 2010 में राजस्थान में आई वॉज द फर्स्ट जिसने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। तो बहुत सारे तो डॉक्टर्स ही बिलीव नहीं करते थे कि ट्रांसप्लांट से बाल उग जाएंगे और ये ग्रो करेंगे। तो ये FUT और FUE दोनों में बेसिक अंतर क्या है? FUE को अपन ऐसे समझे फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, मतलब एक एक बाल को ड्रिल से, माइक्रो ड्रिल से ड्रिल करके निकाल। तो इसमें ये पेनफुल प्रोसेस है? कोई भी सर्जरी पेनलेस की जा सकती है बशर्ते। आजकल 10वीं के बच्चे 9वीं के बच्चों के बाल सफेद होने लग गए, दाढ़ी में भी बाल आने सफेद आने लग गए, तो इसका क्या रीजन है? नॉर्मली जब भी हेयर वाइट हो रहे हैं, मेलानिन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेलानिन सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी से, स्ट्रेस से या कोई ड्रग एब्यूज से कम हो रहा हो। हेलो अमेजिंग लिसनर्स, मैड माइक के न्यू एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर सुनीत सोनी, मेडिस्पा के मालिक हैं ये, और ये है एक MBBS, MS और MCH प्लास्टिक सर्जन। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सर का जो ज्ञान है वो बालों के लेके बहुत ज़बरदस्त है। ये इंडिया के टॉप प्लास्टिक सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर एक्सपर्ट है, और आज ये ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे और ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें बताने वाले हमें कि जो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी कि बालों का ध्यान कैसे रखना है, बालों का ट्रीटमेंट किससे करवाना चाहिए, क्या किसी भी जगह जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, तो क्या कॉस्ट मायने रखता है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर, हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री के अंदर क्या किस किस तरह के धांधलियां हैं, उसको आज थोड़ा सा बॉस एक्सपोज करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करने के लिए अभी रखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है क्या ट्रांसप्लांट सेफ़ है और क्या अपने को इसको सोच समझ के कराना चाहिए विदाउट बायस होके कि कॉस्ट क्या हो रही है और कॉस्ट का कितना इम्पोर्टेंट इसमें रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब भी अपन कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं तो उसमें कॉस्ट के ऊपर अपने को सेफ्टी पे रखना चाहिए कि सेफ्टी ज़्यादा हो कि उस सर्जरी में, क्योंकि अपन कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहेंगे किसी भी सर्जरी में। तो ट्रांसप्लांट को भी उतना सीरियसली लेना चाहिए कि ये सर्जिकल टेक्निक है, सर्जन के द्वारा परफॉर्म होगी तो सेफ़ होगी, ऐसे एनवायरनमेंट में होगी जहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट, स्टरलाइजेशन, क्लीनिनेस, हाइजीन रखी जा रही है, तो ही इन्फेक्शन फ्री और सेफ़ होगी। ऐसे डॉक्टर से परफॉर्म होगी जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स बहुत साल से दे रहा है, तभी आपके अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ती है। अब जब भी अपन एस्थेटिक सर्जरी यानी ऐसी सर्जरी जिसमें अपन चेहरे की फेशियल वैल्यू को इम्प्रूव कर रहे हैं, यंग कर रहे हैं, हैंडसम बना रहे हैं, उसमें डिज़ाइनिंग और आर्टिस्टिक रिजल्ट्स या आर्टिस्टिक आउटकम जो फेस को मैच करे और अच्छा दिखने के साथ साथ ऐसा बने जो आइडेंटिफाई भी ना हो कि ये ट्रांसप्लांट है या कुछ किया हुआ है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी होती है, इम्पोर्टेंस देना होता है। मतलब आर्टिस्टिक रिजल्ट्स को ज़्यादा अपने को तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांट के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या और कोई कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में चूज़ किया जाए तो सर्जन का एक्सपीरियंस और पास्ट रिजल्ट को बहुत ध्यान से एनालाइज करना होता है, तब जाके इसके लिए अपने को डिसीजन लेना होता है। और कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिजल्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट मिनिमम रहे पहली प्रायोरिटी, रिजल्ट एस्थेटिकली अच्छे दिखे सेकंड प्रायोरिटी, ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव रहे थर्ड प्रायोरिटी। तो कॉस्ट तो है इम्पॉर्टेंट चीज़, बट इट शुड बी थर्ड प्रायोरिटी इन कॉस्मेटिक सर्जरी। आप इस इंडस्ट्री के पायोनियर हो, और जितना मैंने आपके बारे में स्टडी किया कि आप इंडिया के टॉप 3 सर्जन्स में आते हैं, तो आपकी जो जर्नी है वो कितनी मुश्किल रही, क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ बहुत फेमस नहीं थी और लोग जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि
सलमान खान या दूसरे जो लोग थे बाहर जा जाके ट्रांसप्लांट करवाया करते थे। तो जो स्ट्रगल आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से क्या जर्नी रही? देखिए 2010 में मैंने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था। 2010 में राजस्थान में आई वाज द फर्स्ट जिसने ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। तो बहुत सारे तो डॉक्टर्स ही बिलीव नहीं करते थे कि ट्रांसप्लांट से बाल उग जाएंगे और ये ग्रो करेंगे। तो पहले तो ऐसे रिजल्ट्स मुझे प्रोड्यूस करने पड़े जिससे अपनी फैटर्निटी में डॉक्टर्स को विश्वास हो कि हाँ बाल उग सकते हैं। फिर मैंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी यहाँ पे 2014 में 2012 में, जिसमें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस करके दिखाए थे कि ट्रांसप्लांट इस तरह से करते हैं और सेफली कर सकते हैं। 2014 आते आते ये स्टैब्लिश हो गया था कि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक मैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कर चुका था जो पब्लिक में दिखते थे कि इन्होंने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से अच्छे आउटकम मिले हुए हैं। फिर 2016-17 में ऑब्वियसली इंडिया में कुछ सेंटर्स और भी आए तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उसके पहले तो डेफिनेटली लोग सोचते थे कि फॉरेन जाके ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जैसे सलमान खान जानिए, सलमान खान ने कराया था दुबई जाके, कराया तो वही ट्रांसप्लांट था जो अपन यहाँ कर रहे थे। प्लास्टिक सर्जन से ही कराया था, वहाँ पे डॉक्टर सज्जाद हैं वो पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन, उनसे कराया था। बहुत सुंदर रिजल्ट आया और स्ट्रिप सर्जरी कराई थी। खास बात ये है तो स्ट्रिप सर्जरी के रिजल्ट इतने शानदार हैं कि आज तक मेंटेन्ड है। और उसके बाद फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने कराया और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे। तब लोगों में और कॉन्फिडेंस बढ़ा। विद टाइम 2019-20 आते आते बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट नए आ गए ट्रांसप्लांट में, क्योंकि पहले तो स्ट्रिप सर्जरी ही अकेली होती थी। फिर एफयूई जब आया 2007-8 में, उसके बाद से 14-15 तक एफयूई भी बहुत फेमस हो गया, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें सर्जिकल स्किल्स नहीं चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट करने लगे। और 2018-19 तक तो बहुत सारी टीम्स ऐसी डेवलप हो गई जो फ्रीलांसिंग जैसे करने लगी। और कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट बाढ़ जैसी आ गई हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स की। गली गली में हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खुल गए जहाँ पे एफयूई के द्वारा बहुत सारे बाल लगाए भी जाते हैं और सस्ते में भी होने लगा। इसलिए आजकल ऐसा लगने लगा कि ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ़ और सिंपल सर्जरी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको प्रिकॉशन के साथ ही हमेशा सोच समझ के कराना चाहिए। आपने भी स्ट्रिप सर्जरी FUT तो ये एफयूटी और एफयूई दोनों में बेसिक अंतर क्या है? एफयूई को अपन ऐसे समझे, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, मतलब एक एक बाल को ड्रिल से, माइक्रो ड्रिल से ड्रिल करके निकालते हैं। जैसे बोरवेल होता है, बोरवेल का अपन माइक्रो ड्रिल समझ लें, हेयर के साइज का, हेयर के चारों तरफ ड्रिल करता है और हेयर को प्लग करके निकालते हैं। सिंगल हेयर निकालते कैसे? फोर्सेप से। फोर्सेप्स से निकालना। हाँ, तो ड्रिल करते हैं चारों तरफ और फोर्सेप से उसको निकाल लेते तो हैं। 3000 मुझे ट्रांसप्लांट करने तो मुझे 3000 निकालने पड़ेंगे। 3000 छेद करने पड़ेंगे और 3000 बार फोर्सेप से निकालना पड़ेगा। तो इसमें ये पेनफुल प्रोसीजर है? कोई भी सर्जरी पेनलेस की जा सकती है, बशर्ते उसमें लोकल एनेस्थीसिया प्रॉपरली दिया जाए, उसको बहुत ध्यान से प्रॉपर एनेस्थीसिया की मेडिसिन से दिया जाए तो पेन फ्री किया जा सकता है। मेडिस्पा पे जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे पेशेंट्स तो ऑलमोस्ट पेन फ्री रहते हैं ड्यूरिंग होल सर्जरी, क्योंकि मैंने लोकल एनेस्थीसिया देने की भी कोई नई टेक्निक डेवलप कर रखी है, जिससे लोकल एनेस्थीसिया देते टाइम भी पेन कम रहता है और ड्यूरिंग सर्जरी बिल्कुल पेन फ्री रहता है, क्योंकि उसमें एक कॉकटेल कुछ मैंने तैयार किए लोकल एनेस्थीसिया मिक्सचर्स, जिससे वो 10-12 घंटे तक काम भी करता है और सेफ भी रहता है, कम डोज लगता है। पोस्ट सर्जरी? पोस्ट सर्जरी 5 से 7 दिन के लिए पेन किलर्स देना पड़ता है। 5-7 दिन के बाद पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं होती है। पेन फ्री ही रहता है करीब करीब, उसमें कोई भी एक्सक्रूशिएटिंग अनबियरेबल पेन नहीं होता है। आप नॉर्मल पीछे सर रख के सो सकते हैं नेक्स्ट डे से ही, आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, अपना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ नेक्स्ट डे नॉर्मल जैसा कर सकते हैं। इरिटेशन वगैरह होती है? थोड़ा स्वेलिंग जैसा रहता है, तो थोड़ा हैवीनेस रहती है, खुजली भारीपन रहती है, इचिंग मामूली सी होती है बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती। हीलिंग का एक पार्ट है स्वेलिंग और इचिंग। तो ये जो दोनों टेक्निक्स आपने बताई, एफयूई और एफयूटी जो टेक्निक है उसमें अपन एक स्ट्रिप निकालते हैं स्किन की, स्ट्रिप कहाँ से निकालेंगे? पीछे बैक ऑफ द स्कैल्प से छोटी सी पतली सी निकालते हैं कि अच्छे से क्लोज हो जाए। उसको एक क्लोज करने का भी एक स्पेशल तरीका है जिससे वो निशान नहीं दिखता है। क्या तरीका है? ट्राइकोफाइटिक क्लोजर। वो कैसे काम करता है? जब हम स्ट्रिप में सूचर्स लगाते हैं, क्योंकि मैं तो कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, तो उसको इस तरह से स्टिच करते हैं, कुछ रूट उसमें अलग से ही छोड़ देते हैं स्टिच करते टाइम। तो फ्यूचर में जब वो स्कार हील हो जाता है तो वो हेयर उस लाइन में से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे अपन जानते हैं पीछे कोई भी निशान तभी दिखेगा जब उसमें बाल ना हो, लेकिन उस लाइन से भी अगर बाल आ जाए तो वो लाइन भी धुंधली हो जाती है और जब तक अपन पूरा शेव नहीं करें तब तक ध्यान से देख नहीं पाते हैं। इसीलिए एफयूटी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ? छोटे से एरिया को यूज़ किया अपन ने, छोटे एरिया से ज़्यादा बाल निकले और माइक्रोस्कोप में डिवाइड करके डैमेज रेट भी कम कर लेते हैं। तो डोनर को
कम यूज़ करके ज़्यादा बाल अगर चाहिए, जैसे किसी का ज़्यादा बॉल्डनेस है और डोनर कम बचा हुआ है, उसमें FUT आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती है। ओके सर, एक चीज बताइए, जी। जो सबसे कॉमन चीज है कि बाल सफेद क्यों होते हैं? नॉर्मली साइंटिफिकली बहुत रिसर्चेज हुई हैं, बट स्टिल अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं निकला है, ना कि कोई स्पेसिफिक दवाई अभी तक प्रूवन तरीके से आई है। जनरली इसमें विटामिन डेफिशिएंसी, जेनेटिक्स या फिर एज रिलेटेड चेंजेस ऐसा बोलते हैं, जो रोकना इम्पॉसिबल है। अभी की डेट में कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि अपन क्लेम कर पाएँ कि ये दवाई लेंगे या ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मेलेनिन पिगमेंट का कोई रोल होता है? जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसका कारण ही यही है कि उसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं बन पा रहा है उसका रीज़न आज तक नहीं समझ में आया है। इसलिए जैसे अपन कहीं पर देखते हैं स्किन पे वाइटनेस के स्पॉट्स आ गए हैं या मोल आ गए हैं, इसी तरह अपन हेयर के अंदर भी जो मेलानिन है वो कम होने के कारण वो वाइट होने लगता है। तो अपन कई बार बोलते हैं ये एज रिलेटेड है या कई बार जेनेटिक है। आजकल 10वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चों के बाल सफेद होने लग गए, दाढ़ी में भी सफेद आने लग गए, तो इसका क्या रीजन है? नॉर्मली जब भी हेयर वाइट हो रहे हैं, मेलानिन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेलानिन सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी से, स्ट्रेस से या कोई ड्रग एब्यूज से कम हो रहा हो, ऐसा स्पेसिफिकली बोलना मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो इनके वाइट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। कोई ऐसी चीज़ जैसे टोबैको हो, अल्कोहल हो, स्मोक हो, इससे बचेंगे तो इन चीज़ों से थोड़ा राहत मिल सकती है। छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं जब वो पैदा होता है और जब एक आदमी मरता है, तो उसके जो बालों के अंदर जो एजिंग की वजह से डिफरेंसेस आते हैं, तो बाल की थिकनेस में डिफरेंस आता है, क्वालिटी में डिफरेंस आता है, वो बाल किस तरह से चेंज होते हैं? जब भी आप यंग इंसानों को देखेंगे तो बाल थिक रहेगा, नंबर भी ज़्यादा रहेगा। बट जैसे जैसे अपनी एज प्रोग्रेस करती है, हेयर लाइन धीरे धीरे मेल पैटर्न में दोनों साइड से और पीछे से एम्प्टी होने स्टार्ट होती है, प्लस थिनिंग भी स्टार्ट होती है। हेयर की जो थिकनेस है वो कम होगी, उसकी लेंथ टोटल जो है वो भी धीरे धीरे शॉर्ट होगी, उसका कलर है वो भी धीरे धीरे डल होगा। तो ये एज रिलेटेड चेंजेस है, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया किसी में स्लो, किसी में फास्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स। छोटे बच्चों के बाल इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं? नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बाल बिल्कुल रुएं जैसे होते हैं, लैनिगो हेयर्स बोलते हैं इनको, क्योंकि वो अभी पूरे मैच्योर ही नहीं हुए थे। उसमें जो स्टेम सेल्स है उससे एक्चुअल हेयर पूरा डेवलप नहीं हुआ था। कई बार 2 से 5 साल लग जाते हैं उसको एक्चुअल थिकनेस आने में। तो आप देखेंगे कई बार 1-2 साल या 5 साल तक के बच्चे बहुत बारीक बारीक बाल रहते हैं, फिर 5-6 साल बाद वो सुधरने चालू होते हैं और 17-18 साल आते आते अच्छे खासे बाल अच्छे हो जाते हैं उनके थिक। फिर धीरे धीरे डिटोरेशन स्टार्ट होता है डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक मेकअप, चाहे वो 20 साल से स्टार्ट हो, चाहे 25 से हो, चाहे 50 से हो, बट वो धीरे धीरे फिर से रिवर्स होते हैं। सर, एक सवाल मेरे जो खुद के जहन में है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कि जैसे किसी के बाल एजिंग के साथ साथ जाने लगे, जैसे मेरे भी जा रहे हैं, तो क्या फील करता है? क्योंकि आप रोज इसी तरह की साइकोलॉजी को डील करते हो, तो मतलब आपको कैसा लगता है जब पेशेंट आते ही आपके सामने, आपको क्या क्या फील होता है कि अब क्या बोलने वाला देखिए, है? नॉर्मली कोई भी पेशेंट अगर मेरे क्लिनिक में आया है तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हूँ, हेयर एक्सपर्ट हूँ, तो हेयर रिलेटेड इशू के कारण मेनली आया होगा या फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज कोई कराने आया होगा। कोई भी इंसान ऐसा जो अपने को अच्छा फील कराना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, इसको बॉडी इमेज या मिरर इमेज बोलते हैं, कि आप जब मिरर देखते हैं तो आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। ऑब्वियसली हर इंसान अपने आप को हैंडसम और यंग देखना चाहता है। हेयर लाइन जो है फ्रंट की, अगर 2 सेंटीमीटर भी पीछे जाती है तो उम्र 5 साल ज़्यादा लगने लगती है। 5 सेंटीमीटर पीछे जाने में 10 साल आप बुढ़े लगने लग जाओगे, और 10 सेंटीमीटर गए तो आप 20 साल बुढ़े लगने लग जाओगे। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो एजेड लगे या अपनी एज से ज़्यादा का लगे। तो जैसी हेयर लाइन पीछे जाती है उसकी चिंताएं चालू हो जाती हैं, उसको कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी महसूस होने लगती है। फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते टाइम उसको लगता है यार मेरे फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे, मेरे को बचना चाहिए फ़ोटोग्राफ से। या कई लोग तो परमानेंटली कैप पहनना स्टार्ट कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफ से बचना चालू कर देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अपने व्हाट्सएप पे डीपी हटा देते हैं। तो और
कई बार तो मैंने ऐसे देखा, एक पेशेंट था जो कॉलेज स्टूडेंट था, उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया क्योंकि बॉल्डनेस थी, वो कैप पहन के जाता था, लोग टोपी टोपी करके चिढ़ा देते उसको, टोपी और कैप उतारेगा तो टकलू टकलू चिढ़ा देते। तो उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, डिप्रेशन में आ गया, इनफैक्ट सुसाइडल टेंडेंसी तक डेवलप हो गई थी। तो साइकोलॉजिकली मेल के लिए हेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो जब भी अपने आप को मिरर में देखता है या अपनी फ़ोटो देखता है तो अपने आप को अच्छा देखना महसूस करता है। अच्छा तभी दिखेगा जब उसकी हेयर लाइन सही रखी रहेगी, हेयर भरे हुए लगेंगे। तो जब भी पेशेंट कोई आता है तो वो साइकोलॉजिकली डेफिनेटली वरीड रहता है कि उसकी हेयर लाइन पीछे चली गई है, बाल जा रहे हैं। क्या जैसे कई डिजीजेज हैं जिनके सीजन्स होते हैं, पीक्स होते हैं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ ऐसा महीना होता है या ऐसे कोई सीजन्स होते हैं जिनमें ट्रांसप्लांटेशन बढ़ जाता है, जैसे कि लोग शादी के समय ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है? नॉर्मली ट्रांसप्लांट क्या है, एक सर्जरी तो है ही। तो जनरली ये ट्रांसप्लांट सर्जरी तब कराने के लिए लोग सोचते हैं जब उनको लगता है ये सीज़न हीलिंग के हिसाब से प्रॉपर है। लोग सोचते हैं कि ठंड में हीलिंग अच्छी होती है, बारिश में बचना चाहिए, इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, गर्मियों में पसीना आने से कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी मॉडर्न एरा में ट्रांसप्लांट या कोई सर्जरी होती है तो हॉस्पिटल का सेफ्टी एनवायरनमेंट हम लोग इस तरह से रखते हैं कि 12 महीने में कभी भी सर्जरी हो वो इतना सेफ़ रहता है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते, हीलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट ट्रांसप्लांट में तो अगले दिन से ही हम लोग नॉर्मल पानी से हेड वॉश स्टार्ट करा देते हैं। तो अगले दिन पसीना आने से गर्मी के कारण या फिर बारिश में भीग जाने से इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो लोग साइकोलॉजिकली फिर भी ठंड के सीज़न में ज़्यादा कराने आते हैं और गर्मियों में और बारिश में थोड़ा बचते हैं, बट स्टिल जो लोग समझदार हैं, साइंस को समझते हैं, वो ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करते। जब उनको लीव्स रहती हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, उस टाइम वो प्लान कर लेते हैं। मैं तो ऑलमोस्ट 12 ही महीने करता हूँ, कभी ऐसा अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप पिछले 20 साल से सर्जरीज कर रहे हैं जी। तो 20 साल से और अब तक के अंदर क्या चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री के अंदर? हेयर ट्रांसप्लांट में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आए हैं। 2010 के आसपास जब एक्सेप्टेंस ही बहुत कम थी, पेशेंट्स के सवाल होते थे, सर डॉक्टर साहब ये बाल उग जाएंगे क्या? उग जाएंगे तो क्या सस्टेन करेंगे? कहीं इसमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा? कोई मेरे को मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो ट्रांसप्लांट को इनिशियली ब्रेन की सर्जरी से कोरिलेट करते थे। जैसे उनको लगता था कि सर के आसपास सर्जरी हो रही है तो दिमाग तो पास में ही है, तो कहीं ऐसा दिमाग में कोई डेंजर नहीं हो जाए, आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये डर धीरे धीरे जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स लोगों ने देख लिए कि ट्रांसप्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता कि दिमाग में इशू हो जाए, बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देख लिया, सलमान खान को देख लिया, आमिर खान को देख लिया, है ना, इतने सारे लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो अब वो कॉन्फिडेंट है। अब ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार कहीं भी करा सकते हैं ये स्टेज आ गई है। तो बहुत सारे तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, आप मानेंगे नहीं, कि हेयर सैलून में ही ट्रांसप्लांट कराने पहुंच जाते हैं। हाँ, ऐड भी आता है फेसबुक पे ऐड तो चलते रहते मेरे को तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि लोग इतना कितना उसमें साइकोलॉजिकली उनको ईजी लगने लग गया है ये कि ट्रांसप्लांट अपन अब सैलून में ही करा लें। जबकि एक मेजर सर्जरी है। एटलीस्ट सर्जरी तो माने इसको, तो सर्जन के पास तो जाएं। सर्जन के पास नहीं जा रहे तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो जाएं। वो टेक्नीशियन से ही कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। फिर कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, इन्फेक्शंस, बॉयल्स हो गए, स्किन नेक्रोसिस हो गई, हेयर लाइन ख़राब हो गई। ये तो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास जो आते हैं रिवीजन सर्जरी के लिए, वो यही क्वारी लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब बाल तो लग गए मेरे, मैंने सस्ते के चक्कर में लगवा लिए, अब वो ऐसे दिखते हैं कि लोग देख के ही टोकते हैं, सीधे खड़े खड़े हुए लाइन में लगे हुए हैं, सामने से तुरंत देख के समझ में आता है कि ट्रांसप्लांट है, तो इसको करेक्ट कीजिए। मुझे जहाँ तक एक वाकया याद है कि गोविंदा ने भी एक बार प्लास्टिक ट्रांसप्लांट कराए थे, जी, हेयर जी, ट्रांसप्लांट, जी। और उसके बाद जब उसके बाल थे उसको विग लगाना, बड़ा बाल होने के बाद भी। कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट? नॉर्मली जब भी कोई ट्रांसप्लांट कराएगा, ऑब्वियसली वो ऐसा ट्रांसप्लांट चाहेगा कि वो सुंदर तो दिखे, यंग तो दिखे, प्लस नेचुरल भी दिखे, अटपटा ना दिखे कि लोग देख के घूरे उसके, यार तूने बाल लगवाए हुए हैं, और उसके आँख में आँख मिलाने की वजह वो बाल की तरफ देख के बात करें। ओके। अब जब भी गोविंदा ने ट्रांसप्लांट कराया तो वो स्ट्रेट लाइन में सीधी सीधी फेंस जैसे करा लिया।
फेंस जैसा कराने के कारण वो सामने से देख के ही पहचान में आने लगा, तो उनको फिर से विग लगानी पड़ी जिससे वो सामने की खराब हेयर लाइन थोड़ी छुप जाए और वो नॉर्मल दिखने लग जाए। तो अननेचुरल ट्रांसप्लांट ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और मेजर कॉम्प्लिकेशन आज की डेट में है जो सस्ते ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसमें, कि डिज़ाइन ऐसी कर देते हैं कि दूर से ही पहचान में आ जाए और हर कोई टोकने लग जाए कि यार तूने बाल लगवाए। 20 साल पहले लोगों के बाल क्या कम झड़ते थे या अब ज़्यादा झड़ने लग गए? देखिए, हेयर फॉल का जो इंसिडेंस है विद टाइम इंक्रीज तो हुआ है, क्योंकि जब 10-20 साल पहले जब मैं पेशेंट्स देखता था तो जनरली अमूमन एज रहती थी 35 साल 40 साल के आसपास, 30 प्लस रहती थी। बट अब 20 साल के भी बच्चे ऐसे आने लगे हैं जो हायर ग्रेड बॉल्डनेस पूरा खाली हो रहा है, 25 साल में आधा खाली हो गया, ऐसे बहुत सारे आने लगे। मेरे को लगता है कि ये इसका मेजर कॉज तो लाइफस्टाइल है, जिसमें एक्सरसाइज की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड और पेस्टिसाइड वाली सब्जियां, इन सब के कारण, स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल अर्ली होने लगा है, यंग एज में बहुत अर्ली आने लग गया आजकल। अभी आपने एक्सरसाइज का नाम लिया, तो लोगों में एक मिथ है कि ज़्यादा एक्सरसाइज जब करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो लोग गंजे होने लगते हैं, बाल उड़ने लगते हैं। क्या ये सच है? ये एब्सोल्युटली फॉल्स है, बिल्कुल ही गलत है। बहुत एक्सरसाइज करने के बावजूद भी बाल झड़ने का कोई रीज़न नहीं है, अनलेस आप टेस्टोस्टेरोन की कोई बूस्टर्स या दवाइयाँ ले रहे हों। जो भी ड्रग एब्यूज़ करेगा, ऐसी दवाइयाँ जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएगा, उसके कारण हेयर फॉल, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बढ़ सकता है। सिर्फ एक्सरसाइज से और हाई प्रोटीन से टेस्टोस्टेरोन इतना नहीं बूस्ट हो जाता कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रिगर कर दे। तो सिर्फ एक्सरसाइज को दोष करना या प्रोटीन इंटेक को दोष करना ये गलत है। इनफैक्ट प्रोटीन इंटेक अच्छा रखने से हेयर फॉल कम होना चाहिए, हेयर की थिकनेस, डेंसिटी बढ़ना चाहिए, हेयर हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि हेयर भी प्रोटीन से बनता है। तो जब हेयर प्रोटीन से बनता है तो प्रोटीन लेने से हेयर खराब क्यों होगा, वो तो इम्प्रूव ही होगा। मेरा एक सवाल था कि आपकी जब मैं प्रोफाइल विजिट करा था तो उसमें मैंने देखा कि यूएस से, यूके से, रशिया से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, जबकि आप जयपुर में बैठे हैं, दिल्ली या बॉम्बे में नहीं बैठे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया के अंदर जो ये बूम आया है मेडिकल टूरिज्म का, कि लोग अभी टर्की को छोड़ छोड़ के इंडिया आ रहे हैं? व्हाट इज द रीज़न? देखिए, इंडियन डॉक्टर्स हैं वो अभी भी वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट का अभी चलन क्यों हो गया था? बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स ही उन्होंने इतने ज़्यादा ऑनलाइन कर रखे थे, और फैंसी एडवर्टीजमेंट्स, जैसे वो 5 स्टार स्टे दिखाएंगे, लेमोजी से वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिखाएंगे, पोस्ट ट्रांसप्लांट बड़ी बड़ी पार्टीज़ दिखाएंगे, पूल पार्टी हो रही है, एन्जॉयमेंट हो रहा है। तो ये सब देख के लोग फैसिनेट हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ट्रांसप्लांट को एज सच उनको ट्रांसप्लांट सर्जरी पे फोकस करना है, ना कि ये एंसिलरी ट्रीटमेंट जो साथ में दिखा रहे हैं। और उससे वो मेस्मराइज होके, उससे इन्फ्लुएंस होके वो टर्की पहुंच जाते हैं सोच के कि यार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, अच्छा तो हो ही रहा होगा, घूम भी आएंगे। जबकि टर्की में वर्स्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आज की डेट में। इनफैक्ट यूके ने तो गाइडलाइन इशू कर रखी है, भैया टर्की मत जाओ ट्रांसप्लांट कराने, कम से कम 20-25 लोग मर गए वहाँ जाके ट्रांसप्लांट कराते। रीज़न क्या है इसका? वहाँ पे अनरेगुलराइज सिस्टम है ट्रांसप्लांट का। जैसे यहाँ पे चलन चला हुआ है कि सिर्फ टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं हैं, ऐसा वहाँ पे भरमार है। वहाँ पे 2500 सेंटर्स हैं इस्तांबुल में ही, और आप जान के आश्चर्य करोगे 6 प्लास्टिक सर्जन कुल मिला के पूरे शहर में जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। 6 प्लास्टिक सर्जन? हाँ, और 2500 तो सेंटर चल रहे हैं। तो अब वहाँ पे अनरेगुलराइज होने के कारण कॉम्प्लिकेशन होना ही है, क्योंकि स्टरलिटी का, इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है जिनका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बस उनको बाल निकाल के लगाते आता है, वो ना आपकी भाषा समझते हैं, आपको एक रूम में ले जाते हैं, बाल निकालते हैं, लगाते हैं, बोलते हो गया आप जाओ। पूल पार्टी देते नहीं देते बाद में? बिल्कुल देते हैं, वो वीडियो में तो देते ही हैं, बाद में पता नहीं देते नहीं थे। लेकिन ये तो बहुत कॉमन है कि वहाँ जाके पता चला आपको 2000 ग्राफ्ट का पैकेज दिया था, वहाँ जाके बोला नहीं नहीं भाई साहब आपके तो 4000 लगने, इतने पैसे ज़्यादा दो। ओके, तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो सस्ता है या महंगा इंडिया से? इंडिया से तो महंगा ही है, बट लोग घूमने के चक्कर में वहाँ जाके कॉस्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं फॉरेन है तो चलो घूम आएंगे।
तो पैसे भी ज़्यादा जाते हैं, रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, और टेक्नीशियन से करा के जाता है। अगर वो ये भी सोच के जाएं कि चलो किसी डॉक्टर से कराएंगे, तभी उनको पता चल जाएगा कि डॉक्टर तो वहाँ बहुत भी महंगे हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो बहुत ही महंगा है। ओके। ये ऐसे सेंटर्स जो अनरेगुलराइज्ड हैं वहाँ पे ही सस्ता हो रहा है थोड़ा सा, वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं हो रहा है। 2 से 3 हज़ार डॉलर तो मिनिमम वहाँ लगते ही हैं, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए तो सर्जिकल कॉस्ट वहाँ पे मिनिमम है, जिसमें आपको पता नहीं कि कौन सर्जरी कर रहा है, क्या रिजल्ट आने। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है? देखिए इंडिया में यदि अच्छे अनरेगुलाइज्ड सेंटर पे- मार्केट पे जाएंगे हाँ। तो उसका तो कोई बॉटम प्राइस ही नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर वो ऐसा क्लिनिक है जो छोटे से कमरे में चल रहा है, 4 लोग टेक्नीशियन जिन्होंने आजकल में ही ट्रांसप्लांट देखा है करने बैठ जाएं, तो वो तो आपको फ्री में करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे कि उनकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके। जो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपर्ट मैं उनको मानता हूँ जो कुछ साल से, एटलीस्ट 5 से 10 साल जिनका एक्सपीरियंस हो और क्वालिफिकेशन वो हो जो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रिकमेंडेड हो, जो है MCH प्लास्टिक सर्जरी, DNB प्लास्टिक सर्जरी, या फिर MD डर्मेटोलॉजिस्ट जिनको 1 साल का ट्रेनिंग हो हेयर ट्रांसप्लांट में, यही क्वालिफाइड हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर इनसे आप कराएंगे तो ऑब्वियसली 1.5 से 2 लाख तो मिनिमम पैकेज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फुल टाइम जॉब होता है उनका, सुबह से शाम तक वो आपके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, एक ही सर्जरी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि, और टीम भी होती है जो एक्सपर्ट हो उनके पास, एक सेटअप होता है जो कॉस्टली होता है, जो क्लीन हाइजीनिक ऑपरेशन थिएटर का हो, माइक्रोस्कोप्स का हो, ये सब सेटअप भी कॉस्टली होता है। तो अगर अच्छे सेंटर में एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराएंगे तो 1.5 से 2 लाख का तो मिनिमम प्राइस रहेगा ही, कम से कम ग्राफ्स लगाएं तब भी। क्या डेंटिस्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है? एनएमसी की देखिए कोई अगर गाइडलाइन है? आप ये देखें कि लीगली कौन अलाउड है, तो वो तो प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट ट्रांसप्लांट लीगली तो नहीं कर सकता, इलीगली कर सकता है। अगर आप कराने के लिए रेडी हैं और इलीगल तरीके से, तो वो करने के लिए भी रेडी है। नहीं, पर यदि गाइडलाइन नहीं है नेशनल मेडिकल काउंसिल की तो वो कैसे कर रहा है? क्या कोई अथॉरिटीज है या आप नहीं है? जो जहाँ पे बहुत सारे सैलून में ही ट्रांसप्लांट हो रहा है, वहाँ पे डेंटिस्ट तो सैलून से बेटर ही कर रहा होगा क्योंकि उसको कुछ डॉक्टरी का नॉलेज तो है। नहीं, वो तो है। बस ये है कि उसको उतना परफेक्शन नहीं हो सकता हेयर लाइन डिज़ाइन का, बाल निकालने का, स्टरलाइजेशन का, जितना प्लास्टिक सर्जन को या डर्मेटोलॉजिस्ट को हो। बट ट्रांसप्लांट तो हो ही रहा है, बहुत सारे डेंटिस्ट कर रहे हैं। बट डेंटिस्ट के द्वारा कब मिसहैप हो जाए, कब ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि आपकी जान पे बना है, वो कुछ नहीं बोल सकते। अभी रिसेंट इंसिडेंट आपने देखा होगा, कानपुर में एक ही क्लिनिक में 2 इंजीनियर्स की डेथ हो गई ट्रांसप्लांट कराते कराते। यंग पेशेंट, शादी होने वाली थी उनकी, उन्होंने सोचा चलो सस्ते में हो रहा है यहाँ पे, अपन 30-40 हज़ार में ही हो जाएगा, अपन यहीं पे ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, अच्छे दिखेंगे, शादी के टाइम अच्छे फ़ोटो आएंगे। 2-4 दिन में उनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई, मुंह सूज गया, इन्फेक्शन हो गया, पूरे शरीर में फैल गया, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और वो एक्सपायर हो गए। तो मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, मम्मी की उनके, तो वो इतने डिसअपॉइंटेड थे कि काश अगर अच्छे सेंटर में ट्रांसप्लांट कराया तो जान तो नहीं गई होती। तो हमेशा अपन क्वालिफ़िकेशन को तवज्जो दें डॉक्टर से कराने के लिए, एक्सपीरियंस को तवज्जो दें, कितने साल से वो कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। सेटअप को पर्सनली चेक करें कि ऑपरेशन थिएटर है भी कि नहीं है, माइक्रोस्कोप्स हैं कि नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर ही नहीं होगा तो आपकी सेफ्टी का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है इसका मतलब। सर, आदमी और औरत के गंजेपन जब आते हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंट पैटर्न रहता है। डेफिनेटली। तो किस तरह से अलग अलग पैटर्न होने का क्या रीजन है? मेल पैटर्न जो है एंड्रोजन के कारण होता है। मेल पैटर्न स्पेसिफिकली फ्रंट से हेयर लाइन पीछे जाना दोनों साइड से, फ्रंटल रिसेशन बोलते हैं इसको, या फिर वर्टेक्स बॉल्डनेस, क्राउन पीछे से एरिया थोड़ा सा दिखता है, फिर ये बड़ा होते रहता है। इसमें कोई ग्रेड्स होती हैं? ऑब्वियसली होते हैं। जब फ्रंट का थोड़ा सा एरिया गया है उसको ग्रेड 3 बोलते हैं, मिड स्कैल्प तक यहाँ तक चला गया है ग्रेड 4, मिड स्कैल्प भी गया है, थोड़ा सा वर्टेक्स चला गया है ग्रेड 5, मिड स्कैल्प वर्टेक्स सब खाली हो गया है ग्रेड 6, और पीछे का भी और नीचे लग रहा है तो 7 और 8 भी होता है जिसमें पीछे बस ज़रा सी पट्टी बच जाती है। ये तो हो गया मेल पैटर्न बॉल्डनेस। फीमेल पैटर्न में ऐसा नहीं होता कि हेयर लाइन पीछे जाती है, ओवरऑल थिनिंग होती है टॉप में, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होते जाता है, कई बार स्कैल्प भी दिखने लगता है। अब फीमेल में जब बॉल्डनेस होती है, बिकॉज वो लंबे बाल रखते हैं तो बहुत लेट नज़र आती है, छुप जाती है।
कई यंग फीमेल्स आते हैं जब, जिनके दिख रहा है कि गंजापन है, उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? नॉर्मली फीमेल में तो फर्स्ट टाइम अपन मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मल्टीविटामिन्स, आयरन इनसे स्टार्ट करते हैं। अगर उनसे रिस्पांस आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन अपग्रेड करते हैं मिनॉक्सिडिल पे। मिनॉक्सिडिल ऐसी दवाई है जो थोड़ा थिकनेस देती है। अगर ये सब करने के बावजूद भी स्कैल्प दिख रहा है तो उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है। तो मिनॉक्सिडिल का जो डोज है मेल और फीमेल दोनों में सेम रहता है? करीब करीब सेम रहता है। 5% है जो मेल्स में हम ट्वाइस डेली लगाने के लिए बोलते हैं। फीमेल्स में थोड़ा सा डोज कई बार हम 2% कर देते हैं क्योंकि ड्राइनेस कम हो, लेकिन वही दिन में 2 बार ही लगाना होता है। कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कि जैसे कि ट्राया है, ये सब लोग मिनॉक्सिडिल बेच रहे हैं, इवन दवा के बेच रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? कोई भी दवाई जैसे फिनिस्ट्राइड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते आप, ना उसको लीगली आप बेच सकते हो। अगर वो फिनिस्ट्राइड को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को दे रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मिनॉक्सिडिल जो है वो आप ओवर द काउंटर दे सकते हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो मिनॉक्सिडिल तो अलाउड है लेना, बट फिनिस्ट्राइड नहीं है। तो क्या जिसका भी बाल झड़ रहा है वो तुरंत दुकान से जाए और मिनॉक्सिडिल 5% लेके लगाना चालू कर दे? ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो जनरली पेशेंट खुद से जाके खरीद सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। डिसीजन क्या कब लेना है वो पेशेंट की समझदारी पे निर्भर करता है, क्या वो किसी एक्सपर्ट की राय से चलना चाहता है कि खुद की समझबूझ से चलना चाहता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? मिनॉक्सिडिल एक्चुअली ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई है। अगर आप ओवरडोज लेंगे तो हाइपोटेंशन, चक्कर आना और हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट या कोई भी क्रॉनिक इलनेस पेशेंट है, तो क्या ये लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेस है जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्योंकि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल है तो एज गुड एज नॉर्मल पेशेंट ही होता है वो। उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, हीलिंग भी अच्छी होती है, रिजल्ट्स भी आते हैं। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करके अपने नॉर्मल पेशेंट जैसे ही कर सकते हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ इनमें रिजल्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं होता अगर ये डिजीज़ कंट्रोल्ड रहें तो। लेकिन जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसने शुगर अभी कंट्रोल है और उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब उसके फ्लक्चुएशन चालू होने लग गए साल 2 साल के अंदर, तो जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया उसकी लाइफ सेम रहेगी नॉर्मल आदमी के बराबर? नॉर्मली ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ तो वैसी ही रहेगी जैसे उसके ओरिजिनल बाल है पीछे के, लेकिन अगर वो ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करता है तो ओवरऑल ही थिनिंग मिलेगी, इसलिए ट्रांसप्लांटेड हेयर में भी थिनिंग मिलेगी। तो ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो हेयर से ज़्यादा उसको बाकी ऑर्गन में डैमेज होना चालू हो जाएगा, जैसे किडनी पे, हार्ट पे, रेटिना पे, पेरिफेरल नर्व्स पे। तो शुगर कंट्रोल होना तो आपको बाल से भी ज़्यादा दूसरे ऑर्गन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाल से ज़्यादा अपने को दूसरी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि शुगर कंट्रोल उनके लिए करें। जो आपके पास पेशेंट आता है उसका जो एज ग्रुप है वो क्या होता है? एज ग्रुप ट्रांसप्लांट के लिए तो वही होगा जिसको उसकी इम्पॉर्टेंस या यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली वो यंग एज ग्रुप है, मैरिजेबल एज ग्रुप है, या ऐसी एज ग्रुप जिसमें आपको प्रोफेशनली एक्सेल करना है, अच्छा दिखना है, जो है 20 से 40 के बीच में। तो इसका कोई आइडियल एज नहीं है? एक्चुअली 20 साल में भी आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो, और मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है वो 85 इयर्स का है। तो अपर लिमिट भी कोई नहीं है, लोअर लिमिट भी कोई नहीं है। अगर आपको 20 साल में भी बॉल्डनेस है तो ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि आप इतने यंग एज में बॉल्ड नहीं रह सकते, अदरवाइज़ आप बहुत ही अलग दिखोगे, साइकोलॉजिकली भी आप डिप्रेस रहोगे। अगर आप 80 इयर्स के हो या 50 के हो, 60 के हो, और आपको थोड़ा बॉल्डनेस है और आप उसको इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो वो भी सेफली करना पॉसिबल है। तो अपर लिमिट भी कोई नहीं है और लोअर लिमिट भी कोई नहीं है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको ट्रीट कराया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पेशेंट को मना किया है कि नहीं यार तेरे को नहीं करवाना चाहिए ट्रांसप्लांट? ऑब्वियसली जो पेशेंट जिनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है, जैसे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो यंग हैं जिनको हेयर लाइन थोड़ा सा ही पीछे गया है, इतना नहीं कि वो उसके चेहरे को ओल्ड दिखा रहा हो। नेचुरल शेप जो होता है वो ही एम पैटर्न होता है मेल्स में। तो 20 साल के, 25 साल के ऐसे युवा जिनको नेचुरल शेप है और वो सिर्फ थोड़ा कॉर्नर देख के उसको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहते हैं, उनको मैं मना करता हूं, क्योंकि ये तो नेचुरल शेप है जो हर इस एज के इंसान को या बच्चे को दिखेगा। आप उसको ओवरफिल अगर ट्रांसप्लांट से करा लेंगे तो वो अननेचुरल और दिखेगा।
आर्टिफिशियल दिखेगा, तो उनको मना किया जाता है। कई बार ऐसे भी आते हैं पेशेंट जो पीछे थोड़ा सा भंवरा जो होता है, अपन वर्ल बोलते हैं जो, उसमें थोड़ा सी डेफिशिएंसी दिखते ही वो परेशान हो जाते हैं कि इसको भर दीजिए। वो भी ट्रांसप्लांट करके भरा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक पैटर्न होता है वर्ल्ड डिज़ाइन, जो चारों तरफ हेयर फैले हुए बनते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा एम्प्टी दिखता है, तो माइनर एम्प्टीनेस पीछे जो है उसको भी ट्रांसप्लांट के लायक नहीं माना जाता है। कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आया है आपके पास कि मेरे को शाहरुख खान जैसे बाल बना दो, सलमान खान जैसे बाल बना दो? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उनको डिटेल काउंसलिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उनकी लाइफस्टाइल को देख के इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे तो शायद मैं भी शाहरुख खान बन जाऊंगा। जबकि आपके दिमाग में जो ये गलतफहमी है कि हेयर के कारण वो शाहरुख खान है, ऐसा तो है नहीं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे के अनुसार हेयर स्टाइल या हेयर डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेंगे, ना कि शाहरुख खान की हेयर स्टाइल को कॉपी करके। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई स्पेशल केयर करनी पड़ती? हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर शुरू के 5-7 दिन हल्के हाथ से धोना, यही एक स्पेशल केयर है बस। आगे चल के इसको नॉर्मल शैम्पू कर सकते हैं, कोई भी ना इसके स्पेशल ध्यान रखना है। आप नॉर्मल कंघी करना, कटवाना, डाई करना, हेलमेट पहनना, स्विमिंग जिमिंग करना, सब कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट आप शेव भी कराना चाहो तो शेव कर सकते हैं, ये फिर से उग जाते हैं क्योंकि इनकी रूट्स लगाई जाती हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो बिल्कुल गंजे हैं, एक भी बाल नहीं है या बहुत थोड़े बहुत बाल हैं, तो क्या इन लोगों के भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है? जो पेशेंट हायर ग्रेड बॉल्डनेस के, जैसे आप पूछना चाह रहे हैं, ग्रेड 6 बॉल्डनेस बोलते हैं, जिनका फ्रंट भी खाली हो गया, मिड स्कैल्प भी खाली हो गया, वर्टेक्स भी खाली हो गया, बस पीछे एक पट्टी जैसी बची है, हाँ। इन पेशेंट में भी ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जो डॉक्टर स्ट्रिप सर्जरी भी करना जानता हो, एफयूई करना भी जानता हो, और बॉडी हेयर बियर्ड से या दूसरे बॉडी पार्ट से हेयर निकाल के कैसे लगाए जाते हैं वो करना जानता हो। मतलब कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का एक्सपर्टीज़ हो, एफयूटी, एफयूई और बीएचटी बॉडी हेयर का, वो इतने बड़े एरियाज़ को एक दिन में भर सकता है। मेडिस्पा पे हम लोग 5-6 हज़ार ग्राफ्ट्स एक ही दिन में लगा देते हैं। ग्रेड 6 बॉल्डनेस को पूरा फ्रंट टू बैक कवर कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली फ्रंट की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, पीछे कम कर देते हैं, जिससे वो कवर भी हो जाए और फ्रंट से देख के वो नेचुरल या फुल भी लगे। तो हाँ, हायर ग्रेड बॉल्डनेस जो होता है, टोटली बॉल्ड है और पीछे थोड़ी सी स्ट्रिप बची, उसमें भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और पूरा कवर किया जा सकता है, एक दिन में ही किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट में कई बार मल्टीपल सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, मिड स्कैल्प में, वर्टेक्स में डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो वो भी फ्यूचर में और बाल निकाल के उसकी डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे मैंने किसी मूवी में देखा था, आयुष्मान खुराना, वो पीनिस के नीचे की तरफ जो ग्रोइन के बाल थे वहां से लेके वो ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था जी। तो ये जो बाल होते हैं नॉर्मल सिल्की होते हैं और वहाँ के बाल घुंघराले होते हैं जी। तो जब हम यहाँ से ट्रांसप्लांट करके वहाँ पहुँचाएंगे तो बाल नॉर्मल आएगा, घुंघराला आएगा? देखिए, हेयर की प्रॉपर्टीज़ तो वैसी ही रहेंगी जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, चाहे उसको निकाल के कहीं भी लगा लीजिए। तो अगर प्यूबिक हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे वो थिक रहेगा, कर्ली रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यूज़फुल हेयर नहीं है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें डोनर बहुत ही कम है, उनमें बॉडी पार्ट से हेयर लिए जाते हैं, स्पेशली बियर्ड से, चेस्ट से, कई बार प्यूबिक हेयर से, बट इन हेयर्स को पीछे की तरफ लगाया जाता है जो फिलर के जैसे यूज़ होते हैं। ओके। क्योंकि अगर आपका स्कैल्प में हेयर डोनर कम है तो दूसरे बॉडी पार्ट को यूज़ करना करीब करीब ज़रूरी हो जाता है पूरा स्कैल्प को कवर करने के लिए। जैसे आपने भी बताया कि हर जगह ट्रांसप्लांट के छोटे छोटे सेंटर खुल गए, सलून के अंदर भी ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो दूर से ही दिख रहे हैं कि ये ट्रांसप्लांट करवा के आया है, और वो जो ट्रांसप्लांट है वो इतना ज्यादा हैवी होता है कि पूरा चेहरा भर जाता है, दूर से ही दिख रहा है कि ये ट्रांसप्लांट है, नेचुरल बाल नहीं है। तो अब जिसने करवा लिया है उसको क्या रिपेयर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट का जो मेन कॉम्प्लिकेशन आजकल है वो यही है, अननेचुरल दिखने वाला ट्रांसप्लांट। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बाल लगाने के चक्कर में फ्रंट को बहुत डेंस कर देते हैं, घना कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन में बाल लगा देते हैं और खड़े खड़े 90 डिग्री ऊपर जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फेंसिंग लगाई हुई है या विग लगा लिया या पैच लगा लिया है। तो वो इतना ख़राब दिखता है कि कितने भी दूर से देखो तुरंत पहचान में आ जाता है कि इसने कुछ ना कुछ तो कराया, अजीब से बाल दिख रहे हैं। अब ऐसे पेशेंट में रिविजन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या जिसको बोलते हैं करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी।
करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी मेडिस्पा पे मैं तो रूटीनली कर रहा हूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन ही ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल, क्योंकि ट्रांसप्लांट सेंटर इतने सारे हो गए हैं जो अनरेगुलराइज्ड हैं, जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। उनको करेक्शन करने के लिए पुराने जो बाल हैं उनको निकालना पड़ता है, फिर से पूरे निकालो फिर से, और उनको फिर से प्रॉपर एंगल डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि फ्रंट में 90 डिग्री में लगाएंगे वो ख़राब दिखेंगे, उनको 20-30 डिग्री में लगाना पड़ता है निकाल के। फ्रंट में कई बार वो मोटे मोटे डबल ट्रिपल ग्राफ्ट्स लगा देते हैं, सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं फ्रंट में, फिर से एक जिगजैग पैटर्न में लगाए जाते हैं, प्रॉपर एंगल और डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने करेक्शन किया है। पहले वो बहुत ख़राब दिखते थे, अब दोबारा नेचुरल डिज़ाइन सेट करने के बाद नेचुरल दिखते हैं और वो खुश भी हैं, हैप्पी भी हैं। तो एंगल्स कैसे डिसाइड करते हैं? नॉर्मली है ना, यही आर्टिस्टिक सर्जरी की जाती है ट्रांसप्लांट में। इसमें सर्जिकल टेक्निक से ज़्यादा आर्टिस्टिक टेक्निक ज़रूरी है। जैसे अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मैं भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स करता हूँ जी। वो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स करने के कारण वो आर्टिस्टिक सेंस ऐसा डेवलप हो जाता है कि आप हर बाल को प्रॉपर एंगल समझ पाते हो कि किस एंगल से लगाएंगे इसको, तो वो नेचुरल फ्लो बनाएगा और नेचुरल दिखेगा। तो फ्रंट में 20-30 डिग्रीज, पीछे जाते जाते 30-35 डिग्री, और पीछे 45 डिग्री। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जैसे टेम्पोरल ट्राइंगल, साइड ट्राइंगल्स है, ये मैं बनाता हूँ। सामने विडोज पीक है, जो सेंट्रल डिप होता है, इसको विडोज पीक बनाते, वो बनाता हूँ, जिससे फेस और सुंदर दिखता है। अब टेम्पोरल ट्राइंगल्स तो आर्टिस्टिकली मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, बहुत सारे जगह सेंटर्स में बनाते ही नहीं है साइड ट्राइंगल से। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 0 डिग्री में बाल लगाना है। तो आपको एक तो आर्टिस्टिक सेंस होना चाहिए कि किस तरह वो लगाया जाए, और उतना स्किल भी होना चाहिए हाथ में कि आप उसको उस डिग्री पे लगा पाओ। तो मेरे किए हुए पेशेंट अगर आप रिजल्ट देखेंगे बिल्कुल नेचुरल दिखता है, साइड से बिल्कुल हेयर चिपके रहते हैं। बट अगर कहीं ऐसा करा लिया कि आपने 10 डिग्री 15 डिग्री हो गया, तो साइड में ऐसे सींग जैसे निकल आते हैं, जैसे कान के बाल निकलते हैं जी। तो ऐसे दिखने से दूर से ही ख़राब दिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स में होता भी है, और इसलिए बहुत सारे सेंटर्स मना ही कर देते कि नहीं नहीं, टेम्पोरल ट्रायंगल तो हम नहीं बनाते, अच्छे नहीं बन पाते हमसे। तो आर्टिस्टिक सेंस सर्जन का बहुत ज़रूरी है नेचुरल डिज़ाइन करने के लिए। इसीलिए रिवीजन ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट आता है, उसमें तो और भी ज़्यादा सेंस चाहिए होता है कि जैसे एक पेंटिंग कोई ख़राब हो गई तो उसको सुधारना और ज़्यादा मुश्किल है, खाली कैनवस बनाना फिर भी ईजी है। कॉस्ट भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली। पहले तो आप सिर्फ लगवाने के लिए पैसे दे रहे थे, अब तो निकलवा भी रहे हो और फिर लगवा रहे हो। अच्छा, तो कॉस्ट तो डबल ही हो जाती है। तो ऐसे लिए जब अपन ऐसे सेंटर्स में कराते हैं जहाँ पे आप कॉस्ट के चक्कर में डिज़ाइन ख़राब करा लेते हैं, उल्टा वो महंगा पड़ता है। और कई बार तो ऐसे सेंटर्स डोनर को ख़राब भी कर देते हैं, पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो रिवीजन ट्रांसप्लांट अच्छे से हो भी नहीं पाता क्योंकि आपका डोनर भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए फर्स्ट ट्रांसप्लांट बहुत सोच समझ के कराना चाहिए। एक्सपर्ट सर्जन से कराएं, क्वालिफाइड सर्जन से कराएं, ऐसे सेंटर्स में जहां एटलीस्ट 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो डॉक्टर को, तब जाके वो काम अच्छा हो। क्योंकि आपका डोनर जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। आप पैसे तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन डोनर ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं ला सकते। पैसे तो बाद में आ जाएंगे, डोनर कहाँ से लाएंगे? ये तो लिमिटेड है। डोनर के हेयर हम लोग तो बिल्कुल हीरे जैसे तराश के एक एक को ध्यान से रखते हैं। ओके, इतना वैल्यूएबल है। इसलिए फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो है बहुत सोच समझ के, बहुत चीज़ें रिसर्च करके ही कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट से पहले काफी लोग पीआरपी या माइक्रो नीडलिंग भी कुछ कराते हैं। नॉर्मली पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी को बोलते हैं, जिसमें अपने ब्लड सैंपल्स निकाल के उसमें प्लेटलेट्स निकाल के उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में स्कैल्प में डालते हैं। प्लेटलेट्स में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिससे हेयर थोड़े थिक हो जाते हैं और टेम्परेरी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है। बट ये कोई भी हेयर रीग्रोथ का ट्रीटमेंट नहीं है, बॉल्डनेस में हेल्प नहीं करता है। बॉल्डनेस में नए बाल नहीं आएंगे, पुराने बाल को झड़ना रोकेगा, और इसके मल्टीपल सेशंस करते ही रहने पड़ेंगे अगर इफेक्ट चाहिए तो हर 2-2 3-3 महीने में आप लगवाते रहिए। अब पीआरपी कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉल्यूम लेने के लिए इसका बेनिफिट है, बट आजकल मार्केटिंग इसकी पीआरपी की या जीएफसी आजकल बहुत बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं, तो ये सिर्फ मार्केटिंग ही ज़्यादा है, इसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना इसको मार्केट किया जाता है। तो बहुत ही कॉशियसली पीआरपी कराएं, उसका टेम्परेरी थिकनेस सोच के ही, और मल्टीपल सेशंस आप करा पाएँ तभी आप कराएं। तो उससे कोई बेनिफिट होता है? मैंने जैसे बताया, थोड़े टाइम के लिए थिकनेस वॉल्यूम बढ़ता है। जहाँ बॉल्डनेस आ गई, गंजापन है, वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ओरिजिनल बाल हेयर फॉल कम करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल है। माइक्रो नीडलिंग क्या होता है?
माइक्रो नीडल में भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे नीडल्स होते हैं जो ड्रामा रोलर जैसे चलाते हैं, स्कैल्प पे रोल करते हैं, तो हेयर को थोड़ा स्टिमुलस करता है वो थिकन होने के लिए। वो भी टेम्परेरी फिनोमेना होता है, थोड़ा टाइम बाद रिवर्स हो जाता है, कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो ऑनलाइन जो रोलर्स मिल रहे हैं जी। 350-400 रुपए के, उनको लगा के कई लोग मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाते रहते हैं, तो उससे कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं आएगा? थोड़ा इफेक्ट तो आएगा बट कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, टेम्परेरी थोड़ा सा थिकनिंग मिल सकती है उससे, कोई मेजर थिकनिंग भी नहीं मिलती है। अब जैसे आपने ट्रांसप्लांट कर दिया बाल को, उसका फॉलिकल अंदर डाल दिया, तो अब ये कैसे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? नॉर्मली आप ऐसे समझे, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा है। जैसे अपन हार्ट ट्रांसप्लांट सुनते हैं, लंग ट्रांसप्लांट सुनते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट सुनते हैं, कॉर्निया भी अपन एक इंसान का लगा के दूसरे में लगाते हैं। तो ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी में भी हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, स्किन एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। इसी तरह हेयर भी एक ऑर्गन है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है, उसको अपन एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो अगर साइंटिफिक तरीका सही है निकालने का, ट्रांसपोर्ट करने का और लगाने का, तो उसको लगा के वहाँ रीग्रो किया जा सकता है। वही प्रॉपर्टीज़ जो पीछे मिल रही थी वो आगे मिल जाएंगी। नॉर्मल हेयर की तरह वो लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है, वो नॉर्मल हेयर की तरह गिरता भी है, वापस भी आता है। आप उसको शैम्पू, कलर, डाई सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पौधा है उसको जड़ से निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं इसी तरह। इस प्रोसेस में कई बार पौधे मर भी जाते हैं और वो वैसी ग्रोथ भी नहीं कर पाते। इसीलिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अगर कोई एक्सपर्ट सर्जन है, माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करता है और प्रॉपर एसेप्टिक तरीके से जेंटल हैंडलिंग से, बिल्कुल उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत पतला सा बाल है, तो उसको होल्ड करना भी आना चाहिए। ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो पिचक के ख़राब हो जाएगा, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। उसको शिफ्ट करते टाइम एक शिफ्टिंग मीडियाज़ होते हैं, उसमें शिफ्ट करना चाहिए। अगर ये सब टेक्निक सही है तभी वो रीग्रो प्रॉपर होगा, अदरवाइज परसेंटेज ऑफ रीग्रोथ कम हो सकती है। अपन ने 100 बाल लगाए, उगे ही उसमें से 50 तो खाली खाली दिख रहा है। अच्छे स्टैंडर्ड सेंटर्स जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स करते हैं, कभी भी वहाँ पे ग्रोथ 95% से कम नहीं होती, तभी जाके वो रिजल्ट्स दिखा पाते हैं। जैसे आपने भी बताया कि जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो क्या हेयर भी हम किसी दूसरे रेसिपिएंट का लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? हेयर दूसरे रेसिपिएंट का लगा सकते हैं बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगे, बॉडी इम्यून रिएक्शन से उसको डिस्कार्ड कर देगी। तो अगर उसको वहाँ पे रोकना है, सस्टेन करना है, तो इम्यूनोसप्रेशन दवाई लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इम्यूनोसप्रेशन दवाई कब ली जाती है? जब अपने को ऐसा बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है जिसके बिना लाइफ नहीं चल पाए, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन के ही इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट दूसरे के लेके अपन इम्यूनोसप्रेशन करें जिससे और इन्फेक्शन होके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इतना रिस्क तो प्रैक्टिकली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए दूसरे इंसान की बॉडी का हेयर अपन लगा तो सकते हैं बट इम्यूनोसप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट इतने होंगे कि अपन वो नहीं ले पाएंगे और बाल गिर जाएंगे। इन्फेक्शन के अलावा सबसे ज़्यादा क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर? आजकल जो मेन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसप्लांट के, वो है एस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। दिखने में ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भद्दा दिखना, ख़राब दिखना, आइडेंटिफाई होना या फिर ग्रोथ रेट कम होना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट तो लोग करा लेते हैं लेकिन उससे खुश नहीं होते, क्योंकि वो दिखने में ही अच्छा नहीं दिख रहा होता है। बाल दूर दूर दिख रहे होते हैं, खड़े खड़े से दिख रहे होते हैं, ऐसे लाइन में दिख रहे होते हैं, दूर से पहचान में आ जाते हैं। कई बार डोनर एरिया ही ख़त्म हो जाता है, पीछे ही खाली दिखने लग जाता है। यही मेजॉरिटी कॉम्प्लिकेशन आजकल देखने में मिल रहे हैं। नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा जैसे मैंने बोला, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। जब आपने देखा कानपुर इंसिडेंट्स में इतना इन्फेक्शन हुआ कि डेथ ही हो गई, तो इन्फेक्शन भी मेजर कॉम्प्लिकेशन है अगर ऑपरेशन थिएटर, क्लीननेस, हाइजीन, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है। तो मिनॉक्सिडिल का यूज़ कब तक कर सकते हैं? आप एज लॉन्ग एज पॉसिबल कर सकते हो। मिनॉक्सिल तो टॉपिकल लगाने की दवाई है, तो आप उसको लंबे टाइम तक लगा सकते हो। हेयर रीग्रोथ करने के लिए कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं? नॉर्मली रीग्रोथ के लिए ऐसे कोई सप्लीमेंट्स नहीं होते। हेयर हेल्थ सुधारने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, अगर ये सब अगर प्रॉपर कर रहे हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, तो नॉर्मल जो बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो हेयर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बट वो जेनेटिक हेयर फॉल को नहीं रोक पाएगा। जेनेटिक हेयर फॉल अगर है तो वो धीरे धीरे होगा ही। बाजार में बहुत सारा प्याज का तेल बिकता है, ऑनियन ऑयल, क्या इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट आता है? नहीं आता है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें कई बार
काउंटर इरिटेंट जैसे ज़रूर एक्ट करती हैं, ऐसा लगता है कि हेयर थिक हो गए, बट वो टेम्परेरी फिनोमिनन रहता है, वो लॉन्ग टर्म हेल्पफुल नहीं रहता है। इनफैक्ट लोग साइकोलॉजिकली ये सोचते हैं कि चलो कुछ बेनिफिट मिले नहीं मिले, एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई प्रिपरेशन है जो बालों को सपोर्ट कर सकता है? अब मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए आयुर्वेद के बारे में कमेंट करना तो मैं सही नहीं समझता हूँ, बट मेरी नज़र में अभी तक कोई आयुर्वेद का ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जिससे हेयर रीग्रोथ होती हो। बायोटिन का क्या रोल है? बायोटिन जो है हेयर के लिए एक इसेंशियल विटामिन है। कई बार उसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होता है, बट रूटीन जो हेयर फॉल होता है वो बायोटिन से ही हो रहा हो ऐसा पक्का नहीं है। बहुत रेयरली वो बायोटिन से होता है। वो बायोटिन की टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाता है, और बायोटिन सप्लीमेंट से थोड़ा रिवर्स भी हो जाता है, बट इन जनरल बायोटिन खाने से हेयर ग्रोथ हो जाएगी ऐसा सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? देखिए, जब तक एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए इंसान सोचता रहेगा, अच्छा दिखने के लिए, तब तक हेयर ट्रांसप्लांट का फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि हेयर ही मेल्स का ऑर्नामेंट है। आदमी को सुंदर दिखाने का एक ही तरीका है, हेयर स्टाइल अच्छी हो, चेहरा अच्छा हो। हेयर का रोल एज के साथ यंग दिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट भी तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान को सुंदर दिखने की, यंग दिखने की इच्छा रहेगी। एआई का क्या यूज हो सकता है? एआई का यूज़ मेनली तो आपको डिजीज़ को पहचानने में, जेनेटिक बॉल्डनेस की स्टेज पहचानने में, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तय करने के लिए हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है एआई आपको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कब करा लेना चाहिए, ये सब भी आपको जेनेटिकली बता दे। नेचुरल रेमेडीज कुछ हैं जो हेयर फॉल को रोक सकती हैं? नेचुरल रेमेडीज़ जो मैंने बताया है आपको, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन और रेस्ट, जिससे आपकी रिकवरी प्रॉपर रहे, हेल्थ रहे। अगर ये 3 चीज़ प्रॉपर कर रहे हैं, डाइट, एक्सरसाइज और हेल्थ, तो रेस्ट, ये चीज़ अगर प्रॉपर करें तो नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म ही अच्छा रहेगा और हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी। हेयर को नॉर्मली आपको सिर्फ शैम्पू करना होता है, जो आप डेली भी कर सकते हैं, अल्टरनेट भी कर सकते हैं, कंडीशनर करना होता है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती कि लोग ऑयल लगा के सोचते हैं इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, रेगुलर शैम्पू कंडीशनर करें, यही काफ़ी होता है हेयर के लिए। पर पुराने जमाने में हम देखते थे कि हमारी दादी या हमारी मम्मी चंपी किया करती थी बालों की, तो उससे कुछ इफेक्ट आता है? नॉर्मली चंपी करने से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ही कि हेयर हेल्थ ठीक होगी, बट चंपी करके ऑयल को वहाँ छोड़ते नहीं हैं, उसके बाद शैम्पू करके क्लीन कर लिया जाता है। बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? पूरी दुनिया में हेयर ऑयल एक जैसे ही होते हैं, कोई ना इसमें बेस्ट है ना ख़राब है। ऑब्वियसली जो चिपचिपे ऑयल रहते हैं उसमें डर्ट ज़्यादा इकट्ठी होगी तो उनको नहीं लगाना चाहिए। ऑयल जो ऐसे हैं जो नॉन स्टिकी हैं वो थोड़े बेटर रहते हैं। इनफैक्ट ऑयल हर किसी को नहीं लगाना होता क्योंकि ऑयल नॉर्मली स्किन में सिक्रीट हो रहा होता है, तो ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई है उनको ही थोड़ा बहुत लगाना होता है, वो भी हेयर पे। स्किन पे कोई बहुत ऑयल लगाने का फ़ायदा नहीं है। शैम्पू कोई रिकमेंड करेंगे? All shampoos in my condition I consider are same, सिर्फ क्लीनिंग एजेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई शैम्पू बहुत अच्छा है या कोई बहुत ख़राब है। आप उसको क्लीनिंग एजेंट्स जैसे ही चूज़ करें। बहुत एडवर्टीजमेंट, फैंसी एडवर्टीजमेंट रहते हैं कि इससे रीग्रोथ होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, पर कोई ऐसे हो जिसमें हार्ड केमिकल्स हो जो ज़्यादा नुकसान करते हो, क्योंकि आप कोई अच्छा एक दो सजेस्ट कर सके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, मेडिकली जो शैम्पूज़ हैं वो तो बहुत सारे मेडिकल कंपनी से निकाल रखे हैं, बट ऐसा कोई शैम्पू नहीं होता जो हार्श है या कोई सॉफ्ट है। इनफैक्ट शैम्पू जो है वो झाग वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसका क्लीनिंग की प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। तो बिना केमिकल का तो कोई शैम्पू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्लीन क्या करेगा। तो जो फोम करता है अच्छे से, क्लीनिंग अच्छे से करता है, वो शैम्पू अच्छा है। आपको 1-2 मिनट क्लीन करके स्कैल्प क्लीन करना होता है। एक्चुअली शैम्पू में स्किन को थोड़ा अच्छे से फिंगर से क्लीन करना होता है, जिसमें उसमें डैंड्रफ, डर्ट निकल जाए, सबेशियस ऑयली स्टिकीपन जो है, पसीना है, वो निकल जाए, और फिर उसके बाद कंडीशन करके हेयर को थोड़ा सॉफ्ट करना। क्या हर बार शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि हेयर जो है हर बार ड्राई होगा शैम्पू करने से, उसको कंडीशन करके आप थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को जब हेलमेट लगा के जाते हैं तो कुछ कपड़ा वपड़ा लगा के जाते हैं, तो क्या हेलमेट से बाल उड़ते हैं? नॉर्मली हेलमेट क्योंकि अपन धो नहीं सकते ना, तो अंदर से तो गंदा रहेगा ही, तो आप एक फ्रेश क्लॉथ रख लेंगे तो वो इन्फेक्शन होने के, डर्ट से, डैंड्रफ होने के,
है ना, पसीने स्वेट से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, तो कपड़ा रखना तो सही है। बट हेलमेट से बाल उड़ते हैं ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। हेलमेट से बाल नहीं उड़ते। कई बार लोग कोरिलेट करते हैं कि मैंने जब से हेलमेट लगाना चालू किया बाल झड़ गए। एक्चुअली वो तो गाड़ी चलाना ही 18-19 साल पे चालू किया होगा और बाल झड़ने की भी करीब करीब यही एज रहती है, इसलिए कोरिलेट कर लेते हैं लोग बालों के लिए सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या करते हैं उसकी केयर में? नॉर्मली लोग शैम्पू नहीं करते हैं प्रॉपर, और बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है, इचीनेस होती है, इसलिए हेयर फॉल भी रहता है। और शैम्पू नहीं करते हैं, डैंड्रफ होता है, तो जब शैम्पू करते हैं तो ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो वो शैम्पू और कम कर देते हैं। तो विशेष साइकिल बन जाती है कि डैंड्रफ बढ़ता जाता है, इचीनेस बढ़ती जाती है, हेयर फॉल बढ़ता जाता है। तो मेजर मिस्टेक तो ये है कि वो रेगुलर शैम्पू और क्लीनिंग नहीं करते हैं और तेल ज़्यादा लगा रहे होते हैं। या मैस्टरबेशन करने से बाल गिरते हैं? 1% भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल ही ब्लफ है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है उससे कि आपके हेयर में कोई इम्पैक्ट डाले। क्योंकि बहुत सारे लोग मिथ है कि बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हैं इसलिए उनके बाल खत्म हो रहे हैं। एब्सोल्युटली फॉल्स है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर किस तरह के स्कैम्स होते हैं? सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि आप डॉक्टर ही नहीं कर रहा है, वो तो टेक टीम ही कर रही है और किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही नहीं कर रही, यही सबसे बड़ा स्कैम है। तो आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं पहले ये तो पूछें कि डॉक्टर करेगा कि नहीं करेगा, जो डॉक्टर करेगा वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और कर रहा है तो ऑपरेशन थिएटर में करेगा कि कहीं ऐसे छोटे से कमरे में कर देगा। आप सेलिब्रिटीज के भी बाल उगाते हो और नॉर्मल आदमी के भी बाल उगाते हो, दोनों के अंदर क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सेलिब्रिटी भी इंसान ही है। मेरे लिए तो मेरा हर पेशेंट ही सेलिब्रिटी है और उसको बेस्ट दिखने का हक है, तो मैं हर पेशेंट को सेलिब्रिटी जैसे ही ट्रीट करता हूँ और हर सेलिब्रिटी को नॉर्मल पेशेंट जैसे ट्रीट करता हूँ। क्योंकि जब भी अपन किसी को ओवर एम्फेसाइज करके ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट बिगड़ता ज़्यादा है, सुधरता कम है। इसलिए एज ए डॉक्टर मेरे लिए तो सारे पेशेंट्स ही बराबर हैं। आपने मेल ट्रांसप्लांट पे बहुत सारी बातें की, क्या फीमेल ट्रांसप्लांट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। मेडिस्पा पे हम लोग रेगुलरली फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ऐसी फीमेल्स जिनमें हेयर लाइन थोड़ी ऊपर है, माथा चौड़ा दिखता है या कॉर्नर्स ज़्यादा खाली हो गए, मेल पैटर्न बन गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें कॉर्नर्स ज़्यादा खाली हो जाते हैं, स्किन देखने लग जाती है या हेयर लाइन ही बहुत ऊपर होती है। ऐसे पेशेंट्स फीमेल में हेयर लाइन अगर हम फिर से बना दें ठीक से तो चेहरा बहुत सुंदर दिखने लगता है। और हम लोग स्पेशली डिज़ाइन का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, बिल्कुल नेचुरल डिज़ाइन आए। बेस्ट चीज़ क्या है, इन फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में हम लोग हेयर शेव नहीं करते हैं। पीछे से बिना शेव किए हेयर ले लेते हैं और बिना सामने कोई हेयर को ट्रिम किए बीच बीच में हेयर लगा देते हैं, तो 5-7 दिन में रिकवरी हो जाती है और पता भी नहीं चलता और नेचुरल हेयर लाइन आ जाती है और फेस बिल्कुल ही अच्छा सा सुंदर सा दिखने लगता है। आपने जैसे बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे जिनके बचपन में बर्न हो गए स्कैल्प के ऊपर जी, तो उन लोगों में आप ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं? एक्चुअली बर्न वाले जो पेशेंट्स होते हैं बचपन में जले हुए, उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, आपने देखा होगा, शाइनी पतली सी स्किन हो जाती है, या तो यहाँ पे साइड में पीछे कहीं पे भी। ऐसे पेशेंट में बहुत सावधानी से हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चमड़ी बहुत पतली सी है, नाजुक है। तो इसमें माइक्रोस्कोप से हम बिल्कुल थोड़े ध्यान से पतले ग्राफ्स लगाते हैं जिससे वो जल्दी टेकअप हो जाएं, और ट्रांसप्लांट करने से वो स्कार छुप जाता है, उसमें से बाल उग जाते हैं। इनफैक्ट उसकी स्किन की कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाती है। ये ज़रूर है कि अपन बहुत घना ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते डेंस इनमें, कई बार एक ट्रांसप्लांट और की ज़रूरत पड़ती है डेंसिटी बढ़ाने के लिए। बट बर्न स्कार जो होते हैं, बर्न वाले बच्चे जिनके बचपन में जल गया है, अभी पैच बन गया है, वो हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्लास्टिक सर्जरी। जैसे मैं तो प्लास्टिक सर्जन हूँ, कई बार बैलून फुला के एक्सपेंडर से स्किन शिफ्ट करते हैं, उससे बेटर रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट में आते हैं, क्योंकि एक्सपेंडर वाली सर्जरी है वो मल्टी स्टेज सर्जरी होती है, 2 से 3 साल कई बार लग जाते हैं एक्सपैंड होके उसको शिफ्ट करने में, और उसमें हेयर की डायरेक्शन भी प्रॉपर नहीं आ पाती, चेंज हो जाती है और स्कारिंग भी ज़्यादा रहती है। कई बार लोग स्किन रिडक्शन सर्जरी करते हैं, उसमें भी फिर भी स्कारिंग रह जाती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट से अच्छे रिजल्ट्स और किसी और टेक्निक से नहीं आते, स्पेशली बर्न वाले केसेस में जिसमें स्किन पतली हो गई और बिल्कुल पैच जैसा बन गया है। ये ज़रूर है, कई बार 2 सेशंस करने पड़ते हैं, 1 साल के डिफरेंस में हम लोग 2 सेशंस करके बिल्कुल नॉर्मल जैसा उसको बना देते हैं। जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं जो ट्रांसप्लांट में जाना चाहते हैं या कॉस्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, बिल्कुल यंग जो अब आ रहे हैं, और जब आपने अपना मेडिकल करियर स्टार्ट किया था, तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
अभी जो यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं जो क्वालिफाइड भी हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको कम्पीट करना पड़ता है अनरेगुलराइज सेंटर से, ऐसे सेंटर्स जहाँ डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीम कर रही है, उनकी प्राइसिंग बहुत कम है और उन्हें सेफ्टी तो है ही नहीं। बट एज ए पेशेंट जब वो देखता है कि यहाँ सस्ते में हो रहा है, तो कई बार वो सस्ते के चक्कर में अनरेगुलराइज ब्लैक मार्केट में ही, जो अपन बोलते हैं झोला छाप डॉक्टरों से ही ट्रांसप्लांट करा लेता है। वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना, उसको ये समझाना कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर चुनें जिससे आपकी सेफ्टी रहे, कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। नहीं तो कानपुर जैसा इंसिडेंस किसी के साथ हो जाए, उसके बाद चेतें, उसके पहले अपन उन पुराने इंसिडेंट से ही समझ जाएं कि किस क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर से कराया जाए, कितने एक्सपीरियंस वाले से कराया जाए, और सेफ्टी के लिए ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट प्रॉपर हो रही है वहाँ पे है कि नहीं, वो सब देखा जाए। सर, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि जिससे वो अपने बालों का ध्यान ढंग से रख सकें? जो भी हेयर के लिए जागरूक लोग हैं उनको हेयर की क्लीनिंग प्रॉपर करनी चाहिए, शैम्पू रेगुलर बेसिस पे करें, कंडीशनिंग करें, अगर कोई मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हो रही है जिसके कारण थिनिंग हो रही है वो रेगुलर ले लें, और अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, उनके पेरेंटल कहीं फैमिली में हेयर लॉस है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई मिनॉक्सिल फिनिस्टाइड वगैरह अर्ली एज में स्टार्ट करें। और अगर बॉल्डनेस हो ही गई है तो ट्रांसप्लांट भी अर्ली ट्रांसप्लांट करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? मान लीजिए अगर सामने से थोड़ी सी हेयरलाइन पीछे गई, थोड़ी थिनिंग हो गई, इस स्टेज पे अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो आप उस स्टेज से बच जाएंगे जब आपके बाल पूरे चले गए और सबने देख लिया ये तो गंजा हो गया, और फिर बाल लगवाए तो सबको पता भी चल गया इसने बाल नहीं थे और लगवा लिए। लेकिन अगर आपने ऐसी स्टेज पे लगा लिए जहाँ पे 50-60% लॉसेज हुए थे, तो पूरा गंजा होने के बाद जो आपको डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, उससे आप बच जाएंगे और लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि इसने बाल भी लगवा लिए। तो अर्ली ट्रांसप्लांट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव हेयर फॉल, बॉल्डनेस प्रिवेंटिव हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें अपन बॉल्डनेस की स्टेज आने के पहले ही ट्रांसप्लांट कर लें। उसके लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। तो आज डॉक्टर सुनीत सोनी से बात करके इतना सारा हमें ज्ञान मिला, मजा आया। धन्यवाद सभी मेरे लिसनर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर।